चलो, मतलब कल हम लोग ने क्या पढ़ा था, प्लेन मिरर से जो प्रॉपर्टीज बनती हैं, ठीक है ना, ये पढ़ा था। अरे बताओ हाँ या ना, बताओ क्या क्या पढ़ा था भाई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी बताओ, बताओ क्या थी पहली प्रॉपर्टी, कैसी इमेज बन रही थी, बताओ। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, क्या था, हाइट ऑफ द इमेज, यही था। ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। क्या थी, बिहाइंड द मिरर। ठीक है। तीसरा वाला प्रॉपर्टी क्या था बताओ, इमेज कैसी बनती है। अब देखो हम लोगों ने क्या बोला, बिहाइंड द मिरर बोला, तो बिहाइंड द मिरर वही इमेजेस बनती जो कैसी होती हैं, वर्चुअल होती है। ठीक है ना। तो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, और जितनी भी वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो क्या होती है, सारी इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। और एक लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या थी, तो फोर्थ वन थी, इमेज फॉर्म्ड इज, क्या थी, लेटरली, लेटरली इन्वर्टेड। थी ना। तो ये कुछ हमारी जो क्या थी, प्रॉपर्टीज थी, जब हम लोग क्या कर रहे थे, इमेज फॉर्म कर रहे थे प्लेन मिरर से। दो तरीके की ऑब्जेक्ट का इमेज हमने फॉर्म किया था। एक कौन सी ऑब्जेक्ट थी, पॉइंट ऑब्जेक्ट। दूसरी कैसी ऑब्जेक्ट थी, कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब कोई बड़ी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो ये कुछ था। अब इसी पे बेस्ड आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एमसीक्यू टाइप का सवाल बना सकता है आपसे बोर्ड में। कैसे सवाल बनाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाय अ प्लेन मिरर इज इनकरेक्ट या करेक्ट बोल देगा। अगर इनकरेक्ट बोल देगा तो 3 करेक्ट दे देगा। ठीक है ना। ये ठीक कर दिया उसने, और ये वाला ऐसे रख दिया इसने, इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इरेक्ट कह दिया, कुछ भी एक चेंज कर देगा। तो इसी पर्टिकुलर जानकारी पे बेस्ड क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है आपसे, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है। बात समझ में आई ना। ठीक है। तो एक तो ये हो गया आप लोगों का, इसको ध्यान से देखना। प्लस एक तरीके का क्वेश्चन मैंने बताया से आपसे कैसे फॉर्म कर सकता है, अगर आपसे बोल दिया भाई ये 4 ऑप्शन आपको दे देता है, 1 2 3 और 4। अब इसमें से बोल देगा कि विच इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड या नॉट इन्वर्टेड। ठीक है ना। तो आपसे बोल दिया भैया ये मेरी एक ऑब्जेक्ट थी P, इसके इधर को इसने बना दिया ऐसा ही। एक ऑब्जेक्ट थी P, इसके इधर को इसने बना दिया ऐसा। एक ऑब्जेक्ट थी P, इसको इसने बना दिया ऐसा। एक ऑब्जेक्ट थी P, इसको इसने बना दिया ऐसा। ठीक है ना। अब बोलेगा कि विच इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, कौन सी वाली इमेज लेटरली इन्वर्टेड है। हाँ, ये ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी। तो कौन सा वाला हो गया बताओ, बी ऑप्शन।
बताया था ना कल कैसे लेटरली इन्वर्ट कर कैसे निकालते हैं, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन तो इसी पे बेस फॉर्म किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से आपको डायग्राम दे देगा और बोल देगा कि विच ऑब्जेक्ट इज लेटरली इन्वर्टेड, कुछ या फिर बोल देगा कि विच ऑब्जेक्ट इज इन्वर्टेड। ठीक है ना, तो अब देखो जानकारी को ना जो भी हम लोग सीखते हैं, जब उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है, कौन सा पार्ट आता है, एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है, तो एप्लीकेशन वाले पार्ट पे हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि भाई जो हम लोगों ने सीखा उसको हम कैसे असेंबल करके आंसर्स तक पहुंचा पाएंगे। एग्जैक्ट जैसा पढ़ाया जा रहा है ठीक वैसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बात आप लोगों ने ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इसलिए पढ़ते समय खाली पढ़ना नहीं है, क्या करना है, सीखना भी है, समझना भी है। जब सीखोगे समझोगे तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। बात समझ में आई? चलिए, हाँ जी, ठीक है ना। चलो तो अगला वाला चीज देखते हैं। आज हम पढ़ते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर, अच्छा हाँ, एक दूसरी चीज जैसे जो प्लेन मिरर से पढ़ा था, कई बार रे डायग्राम आ जाता है उसका एग्जाम पे। ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। कई बार क्या आ जाएगा एग्जाम में, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम कल अपन ने बना लिए थे, बना लोगे ना। और यही नहीं पूछेगा, उसमें ये भी पूछ देगा एंड प्रूफ दैट कि द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज, या ये पूछ देगा द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इन फ्रंट किसकी, ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर आर इक्वल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी वगैरह प्रूफ करके हमको वो डिस्टेंसेस इक्वल करनी पड़ेंगी जो है, ठीक है ना। कर लोगे इस काम को, घर में जाके किया नहीं किया, यही तो कृपा अटकी पड़ी है। एक वो निर्मल बाबा थे ना एक आध दिनों, तो वो बोलते थे अरे भाई हरी चटनी क्यों आ रही मेरे दिमाग में। बोले बाबा जी मैं तो समोसे के साथ लाल चटनी खाता हूँ। तो अच्छा तो हरी खाया करो कहते थे वो, यहीं से कृपा अटकी है। तो तुम लोगों की कृपा भी यही अटकी है कि तुम लोग घर में जाकर के पढ़ाई नहीं करते। तो ठीक है, स्पेरिकल मिरर कैसा होगा, एक ऐसे स्पेयर से बना होगा, ठीक है जी। अब इस स्पेयर में मैंने जैसे कल भी आप लोगों को बताया था, परसों वाले जब हम लोग ऐसा लेक्चर करे थे उस दिन भी बताया था, एक टुकड़ा मैं यहाँ से काट देता हूँ, इसको कट कर दिया तो ये बाहर निकल गया ऐसा, ठीक है ना। एक टुकड़ा यहाँ से कट कर लेते हैं, ये बाहर निकल गया ऐसा। ये दोनों अलग अलग की सेम सेम है दोनों। अगर मैं इसको क्या कर दूं, फ्लिप कर दूं, क्या कर दूं, फ्लिप कर दूं, तो देखो ये ऐसा ही हो गया। अगर मैंने इसको क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया, तो ये वैसा ही हो गया, ठीक है ना। बट अब हमारे पास चॉइस क्या है, दो तरीके की चॉइस है। इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूं, एक साथ इकट्ठा कर लेता हूं। ठीक है जी। अब इसको बनाना है मिरर, क्या बनाना है, मिरर। तो ऐसे मिरर है क्या, या मिरर बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मिरर बनाने के लिए, डेफिनेटली। तो किसी एक साइड को हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं मान लेता हूं कि मैंने इसके इस वाली साइड को पॉलिश कर दिया, क्या कर दिया, इसके इस वाली साइड को पॉलिश कर दिया, तो इसकी ये वाली जो सरफेस हो गई, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। क्या हो गई, ये वाली सरफेस इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। अब इसकी अब की बारी हमने क्या करा, अंदर साइड से पॉलिश कर दी। अब की बारी एक काम करते हैं बेटा, इसके बाहर साइड से पॉलिश कर देते हैं। तो अब की बारी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो जाएगी, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। अब क्योंकि दोनों की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नेचर अलग अलग है, एक क्या है, कर्व्ड आउटवर्ड है, बाहर की तरफ को उभरी हुई है, और एक क्या है, कर्व्ड इनवर्ड है। तो इन दोनों की जो इमेज फॉर्म्ड होंगी, उन दोनों के नेचर क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए इन दोनों का नाम भी अलग अलग रख दिया। अब इसमें याद करने के लिए आपके लिए क्या है कि ये एक केव टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। केव कैसी होती है, अंदर से धसी हुई होती है, गुफा अंदर से धसी हुई होती है, तो इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, कॉनकेव कह देते हैं। क्या कह देते हैं,
कॉनकेव, अब क्योंकि हम लोगों ने इसको एक तरफ से पॉलिश कर रखी है, मिरर है, तो क्या कह देंगे, कॉनकेव मिरर। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी आउटवर्ड सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका जो नाम है वो क्या नाम है, कॉन्वेक्स मिरर। इतना समझ में आया सभी लोगों को? तो हम लोगों ने अभी तक 3 तरीके के मिरर पढ़ लिए। कौन कौन से 3 तरीके के मिरर पढ़ लिए? एक पढ़ लिया प्लेन मिरर, ठीक है ना, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में तो आप किसी भी साइड से पॉलिश करो कोई फर्क नहीं पड़ना, एक साइड सेमी साइड है, दोनों साइड जो है। तो ये प्लेन मिरर हो गया, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे 3 तरीके के मिरर्स हैं जिनसे हमें क्या करनी है, इमेज फॉर्म्ड करनी है। क्या करनी है, इमेज फॉर्म करनी है। अब इन मिरर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है। क्या आती है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है। हम कोशिश करते हैं कि हम उन टर्मिनोलॉजी को एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं ये इस तरीके का एक मिरर ड्रॉ करता हूं, ठीक है जी बेटा, उसके बाद इस मिरर का एक क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इस वाली चीज को हम क्या कह देते हैं, पोल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पोल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मिरर जिस स्फीयर से बना होगा, उस स्फीयर का कोई ना कोई एक सेंटर तो होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? उस सेंटर को हम लोग क्या कह देते हैं, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, बाकी वाले पोर्शन को आप ये समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इस सेंटर को हम क्या कह देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस भी कर्व से मिलके ये बनाया उसका सेंटर, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अच्छा, एक जो लाइन होती है, जो मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के पास होती है, अ लाइन विच पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड पोल, इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये 3 बेसिक जो टर्म थे इससे रिलेटेड समझ में आए। मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था। अब दरअसल ये जो मिरर है, ये मिरर कैसा स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, 3D। और ये बोर्ड कैसा है, 2D। तो 3D चीज को मैं 2D चीज में तो ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए ये मिरर कैसा दिखाई दे रहा है हमको, एक लाइन जैसा दिखाई दे रहा है। दरअसल ये लाइन होगा नहीं, ये कैसा होगा, इस तरीके का एक कर्व्ड सरफेस। कैसा, इस तरीके का एक कर्व्ड सरफेस होगा। तो इसका जो पोल, अब जैसे हम लोग इसमें देख रहे हैं, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, इसकी ये वाली सरफेस दिखाई दे रही है। कौन सी सरफेस दिखाई दे रही है, इसके सिर्फ ऊपर वाली सरफेस। तो अब मैं जो ये पोल यहां पर है कह रहा हूं, तो ये पोल क्या यहां पर है क्या, नहीं, कहां पर है, इसके मिड पॉइंट पे। कहां पर, इसके मिड पॉइंट पे, ठीक है ना। और जो ये स्पेयर का सेंटर होगा, ये स्पेयर ऐसे पूरा घूम रहा होगा चारों तरफ से, इसका सेंटर भी कहां पर होगा, बीचों बीच में होगा, ठीक है ना। इसका सेंटर भी कहां पर होगा, बीचों बीच में होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाने वाली जो लाइन है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के जाने वाली जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक चीज है। इसके अलावा पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक मिड में, ठीक मिड में एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और इस पोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोल से लेकर के फोकस तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से। ध्यान रखना, ठीक है ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से। F, कैपिटल F से तुम परसों रिप्रेजेंट कर रही थी ना, तो उसको तो फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, कहां से लेकर कहां तक की, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस भी स्फीयर का ये पार्ट होगा उसकी रेडियस होगी, तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर। मैंने अभी आप लोगों से क्या बोला
कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में फोकस होता है। तो इसका मतलब जो मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? तो यहां से जो मेरी फोकल लेंथ एफ है दैट कुड बी इक्वल टू r/2। एक हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना? तो एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक चीज को ध्यान रखना है, ठीक है? अब यहां से एक सवाल आता है कि सेंटर ऑफ जो फोकस ऑफ द प्लेन मिरर होगा वो कहां पर होगा? बताओ कहां पर होगा फोकस ऑफ द प्लेन मिरर? ये कॉमन लॉजिक लगाओ ना, या यहीं से लॉजिक लगाओ, जरा दिमाग लगाओ। देखो ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक है ना? अब अगर मैं इसको किसी एक कर्व का पार्ट मानूं, इसको किसी एक कर्व का पार्ट मानूं, तो इसका कर्व कितना बनेगा? इनफाइनाइटली लार्ज बनेगा। अरे बहुत बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब इनफाइनाइटली लार्ज इसका कर्व बनेगा तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहां जाएगी? इनफाइनाइट पे जाएगी। फिर अकॉर्डिंगली उसकी फोकस भी इनफाइनाइट पे चली जाएगी, ठीक है ना? तो इसलिए जो फोकस ऑफ द प्लेन मिरर होता है वो क्या होता है? एट इन्फिनिटी। कहां पर होता है? इन्फिनिटी। अभी एक दूसरी डेफिनेशन दूसरे तरीके से भी मैं फोकस क्या होता है ये तो हम लोगों ने एक तरीके से मैथमेटिकल तरीके से जाना, या इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये जाना कि भाई फोकस कहां पर रिसाइड करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर रिसाइड करता है। लेकिन फोकस को डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका भी है, जब अभी हम उस पर आएंगे तो उसके हिसाब से भी आप प्लेन मिरर की फोकस को डिफाइन कर सकते हो। बात समझ में आई ना? तो इतना सब कुछ समझ में आ गया, आगे बढ़े। हालांकि और भी कुछ बेसिक टर्म होते हैं इसके, लीनियर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर, उसका हमें बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं, ठीक है ना? हाँ, एक और चीज होती है, अगर एक प्लेन, अगर मैं एक प्लेन यहां पर ऐसे करके रख दूं, कहां पर रख दिया? फोकस पे, जहां पर ठीक फोकल लेंथ फोकस आएगा उस फोकस पे अगर मैं एक ऐसे करके मान लेते हैं कि ये मेरा एक मिरर है, इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके ठीक बीचों बीच में फोकस होगा, उस फोकस पे अगर मैं ऐसा करके क्या रख दूं? एक प्लेन रख दूं, तो इस प्लेन को हम क्या कहते हैं? फोकल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल प्लेन। इस प्लेन को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? फोकल प्लेन। ये बेसिक टर्म्स हैं जो हमारे बार बार काम आएंगे, तो इसलिए इनको दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है? और अब हम बात करते हैं इसकी फोकस की। इसका फोकस क्या होता है, ठीक है ना? किसका? जो स्पेरिकल मिरर है। स्पेरिकल कितने मिरर हैं? दो तरीके के मिरर है। एक कॉनकेव, कॉनकेव की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो क्या होती है? कर्व्ड इनवर्ड। कॉनकेव की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो क्या होगी? कर्व्ड इनवर्ड। और कॉन्वेक्स की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो क्या होगी? कर्व्ड आउटवर्ड। ये बात समझ में आई? चलिए, तो यहां तक सबको समझ में आता जा रहा होगा। इसको ध्यान से देखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कुछ नहीं आना, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा उन क्वेश्चन में सारी छोटी छोटी चीजें इंक्लूडेड होंगी। जब आपको इनकी सबकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से डिकोड कर पाओगे, ठीक है ना? अब बात करते हैं सबसे पहले फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। किसकी बात करते हैं? फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जी कॉनकेव मिरर बनाना पड़ेगा। ये मैंने एक कोई ग्लास का पीस लिया, उसमें बाहर की तरफ से क्या कर दिया? इसके पॉलिश कर दिया। जब बाहर की तरफ से पॉलिश कर दिया तो यहां पर इसका कोई मिड पॉइंट होता होगा जिसको हम क्या कहेंगे? पोल। और एक जो लाइन इसके पोल और यहां पर इसका कहीं पर मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता होगा, तो ये इसका P हो गया, ये इसका C हो गया, और इसके ठीक सेंटर पे क्या होती है? फोकस होती है। अभी हम उसको कैलकुलेट करते हैं कैसे करते हैं, ठीक है ना? तो इसका फोकस निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर होता है, फोकस ऑफ अ
कॉनकेव मिरर होता है, अगर मैं क्या कर दूं, लाइट रेज को लाऊं कहां से, लाइट रेज को लाता हूं इन्फिनिटी से, कहां से लाता हूं, इन्फिनिटी से। तो एक बात ध्यान रखना, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज कैसी होती है, हमेशा मिरर से पैरेलल होती है। इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज क्यों होती है मिरर से पैरेलल, क्योंकि इनफाइनाइट इतनी ज्यादा डिस्टेंस है, वहां से मैं किसी भी चीज पे कोई भी लाइट रे को इंसिडेंट कराऊं तो वो किसी खास एंगल पे नहीं पड़ने वाली, वो सारी की सारी कैसे दिखाई देंगी, ऑल बिकम पैरेलल। जैसे सन से भी हमारे पास लाइट आती है, तो तेरे पास भी वो पूरी पैरेलल ही आती है, मेरे पास भी पूरी पैरेलल ही आती है, ठीक है ना। तो जो इनफाइनाइट, सन का मतलब बहुत ज्यादा दूरी पर, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस कैसी दूरी है, बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है ना। तो वहां से लाइट रे कभी भी आएंगी तो कैसी आएंगी, पैरेलल। तो अगर मान लेते हैं, इसको दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, एक कि मैंने ऑब्जेक्ट कहां पर रख रखी है, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट लाइट रे कहां से आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी। दूसरा इसको ऐसे कह सकते हो, इफ लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल टू द मिरर, ठीक है ना। तो अब इसको लाइट रे पैरेलल आ रही है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरो बनाना पड़ेगा। एरो से क्या पता चलेगा कि कहां से आ रही है, कहां को जाएगा, इसके लिए एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइट रे पैरेलल आई, अब पैरेलल आने के बाद ये लाइट रे क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, मिरर पे इंसिडेंट हो गई, मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद क्या करेंगी भाई, रिफ्लेक्ट करेंगी। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये लाइट रे गई ऐसे, और ये वाली लाइट रे गई ऐसे। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो फोकस को कैसे डिफाइन करोगे कॉनकेव मिरर की, लाइट रेज, फोकस इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये पॉइंट कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पे है। फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, देखो पूरी डेफिनेशन सुनना, फोकस ऑफ अ, देखो सारी चीजें इसी डायग्राम पे हैं जो मैं बोलता रहूंगा। फोकस इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस in which all the light rays coming parallel to the principal axis, ये light ray parallel किसके हैं, principal axis के, in which all the light rays coming parallel to the principal axis meets, कब meet करिए, रिफ्लेक्शन के बाद, meets after the reflection। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो ध्यान से दोबारा सुनना, फोकस इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस in which all the light rays coming parallel to the principal axis intersect या meet after the reflection। ये बात समझ में आई, ठीक हो गई। अब ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करते हैं, तो ये डेफिनेशन पूछता है कई बार एग्जाम में, याद रखना जो है, ठीक है ना। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो ये कॉन्वेक्स मिरर बना देते हैं जी ऐसा, इसका क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं इसका पोल हो गया, और ये जो एक लाइट रे है जो इसके पोल से होकर के जा रही है, और ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, पक्का, क्यों, हाँ वेरी गुड। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, क्योंकि ये तो कर्व ऐसे फॉर्म करेगा, तो इसका सेंटर तो इस साइड को होगा ना भाई। जब ये कर्व ऐसे फॉर्म करेगा तो सेंटर उस कर्व का उसी साइड को तो होगा, तो कर्व इस साइड को होगा, तो ऑब्वियस है कि फोकस भी इधर ही पे होना चाहिए। अभी हम उसको देखते हैं कि फोकस है कहां पर, ठीक है। तो फिलहाल ये मेरा पोल हो गया। अब इस केस के लिए भी क्या करेंगे, सेम वही चीज करेंगे, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे इंसिडेंट कर दी। इस मिरर का नेचर कैसा होता है, इस वाले मिरर का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग। कैसे नेचर का मिरर है ये वाला जो मिरर है आपका, ये वाला होता है कन्वर्जिंग नेचर का। हालांकि इसको मैथमेटिकली भी आप प्रूव कर सकते हो कि ये ऐसे करके कन्वर्ज क्यों करता है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, उसके लिए सिंपली क्या करना पड़ता है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उनको ओबे करा देना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ज होती है, ये दिखाई देंगे आपको जो, ठीक है ना। और इसका नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर का, जो कैसे नेचर का, डाइवर्जिंग नेचर का, ठीक है।
तो ये लाइट रे इसके ऊपर पे पैरेलल आई, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या कर जाएंगी भाई, डाइवर्ज, क्या कर जाएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी, ठीक है ना। अब ये लाइट रे इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो कहीं पर इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है, तो ये क्या करेंगी, इस वाले पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो यही वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। बात समझ में आई। तो फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है। ध्यान से सुनना है इस बात को, जो जो मैंने अभी किया मैं वही चीज बोल रहा हूं, मैं कुछ भी किताबी चीज नहीं बोल रहा। फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस इन विच all the light rays coming parallel to the principal axis appears to meet। क्या यहां पर सच में मीट हुई है क्या, नहीं, बट वी आर अपियरिंग, वी आर अज्यूमिंग कि क्या क्या अज्यूम कर रहे हैं कि दे विल मीट हियर। तो इस वाले केस में तो क्या था, principal focus is a point on a principal axis in which all the light rays coming parallel to the principal axis meets, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, appears to meet, इतना फर्क हो जाएगा। बात समझ में आई ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, appears to meet, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। दोनों चीज समझ में आ गई होंगी। अब जो मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा था, यहीं से प्लेन मिरर वाला फंडा भी क्लियर हो जाएगा। प्लेन मिरर के केस में हम लोग फोकस को अगर निकालना चाहें तो फोकस कौन सा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे क्या कर जाए, आफ्टर द रिफ्लेक्शन मीट कर जाए, वही पॉइंट तो मेरा क्या होता है, फोकस होता है। तो यही कॉन्सेप्ट हम किसके लिए लगा लेते हैं, प्लेन मिरर के लिए लगा लेते हैं। तो अगर यही कॉन्सेप्ट अगर हम प्लेन मिरर के लिए लगाते हैं तो ये तो हो गया भैया जी प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर के अगर मैं दो लाइट रे पैरेलल डालता हूं, अब ये कहां पर ये रिफ्लेक्ट कैसे होंगे, क्योंकि ये नॉर्मली इंसिडेंट करा रहा हूं मैं, तो नॉर्मली इंसिडेंट करा रहा हूं तो ये इसी पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इंसिडेंट एंगल कितना इस केस के लिए, कितना इंसिडेंट एंगल, जीरो भैया, 90 डिग्री नहीं। रिफ्लेक्ट इंसिडेंट एंगल या रिफ्लेक्टिंग एंगल कौन सा एंगल होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो अब क्योंकि ये नॉर्मल के साथ ही इंसिडेंट हो रही है, दैट मींस व्हाट, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज जीरो। तो ऑब्वियस है कि क्या, रिफ्लेक्टिंग एंगल भी जीरो होगा। तो ये यहां से सीधे उसी पे होते हुए चले जाएगी, और सेम ऐसा ही इसके साथ पे भी होगा। अब ये लाइट रे कहां मिलेंगे, जो दोनों रिफ्लेक्ट होकर के गई है, कहां पर जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे, ऐसा हम मानेंगे। तो फोकस भी कहां होगा, इन्फिनिटी पे होगा। सेम कॉन्सेप्ट जो कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर का था, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, जिस पॉइंट पे जाकर के वो मीट कर जाती है या अपीयर्स टू मीट हो जाती है, वही पॉइंट तो मेरा फोकस का होता है। अरे होता है कि नहीं होता है। तो फिर अगर ये सेम चीज में अगर प्लेन मिरर के केस में लगाऊं, तो इसमें तो ये दो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो लाइट रे हैं वो पैरेलल हो जा रही है, दैट मींस व्हाट, दे विल मीट एट इंफिनिटी। तो जहां पर इंफिनिटी पे मीट करेंगे वहीं पर हमारा फोकस भी हो जाएगा। तो इसलिए प्लेन मिरर का फोकस कहां पर होगा, इंफिनिटी पे होगा। तो दोनों तरीके से अपन ने इसका जवाब दे दिया। एक तरीका क्या था कि भाई वो कर्व के हिसाब से, कि भाई वो एक ऐसे कर्व का पार्ट है जिसका रेडियस क्या इन्फिनिटी पे जाकर मिलेगा, तो उसका फोकस भी इन्फिनिटी पे हो जाएगा। या फिर हम दूसरे तरीके से बोले, मैथमेटिक्स के हिसाब से बोले, रे डायग्राम के हिसाब से बोले, तो ऐसे करके भी हो गया। तो ये समझ में आया सभी लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात, बहुत बढ़िया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है अभी वो है, वो क्या है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब आपकी बुक्स वगैरह में इसको रूल्स के नाम से दिया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में या कोई भी रिफ्रेशर वगैरह उठा होगा तो उसको रूल्स करके दिया हुआ है। दरअसल ये रूल्स नहीं है बेटा, ये क्या है, कुछ स्टैंडर्ड केसेस है। क्या है, कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं विच हेल्प अस इन ड्राइंग द रे डायग्राम। रे डायग्राम को ड्रॉ करने में हमारी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अब कैसे, जरा इसको समझने की कोशिश करना। जो पहला रूल इसने बोल रखा आपके बुक्स में, तो उसको जो चलो रूल की लिख देते हैं। तो रूल नंबर 1, वो रूल नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखना, क्योंकि पूरी रे डायग्राम इसी पे बेस्ड है।
रे डायग्राम बनाते समय इन्हीं 4 चीजों का आप इस्तेमाल करोगे तभी रे डायग्राम फॉर्म होंगे। और एक रे डायग्राम शर्ती आना आपके एग्जाम पे 100%, किसी ना किसी तरीके का एक रे डायग्राम हर हाल में देगा एग्जाम पे। बात समझ में आई ना? तो रूल 1 कह देते हैं। चलो ये हमारा कौन सा मिरर ले लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया। तो कॉनकेव मिरर ले लिया तो ये मान लेता हूं मेरी कौन सी लाइन हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका क्या मान लेते हैं भैया जी, पोल मान लेते हैं। ये इसका मान लेते हैं कि एफ, और ठीक इतने ही डबल डिस्टेंस में क्या बना देते हैं, सी। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो पहला रूल होता है वो रूल क्या है, अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कभी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल आए, तो दैट विल ऑलवेज पास फ्रॉम द फोकस। कब? आफ्टर द रिफ्लेक्शन। दैट विल ऑलवेज पास फ्रॉम द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो दिस इज फर्स्ट रूल, ठीक है ना। अभी मैं कुछ दिन पहले एक दूसरी क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक लड़की ने, अभी वो लड़की आई थी ना, उसी लड़की ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि सर आपने इसको यहां से क्यों गुजारा, ऐसे क्यों नहीं गुजार दिया? ये तो कहीं भी जा सकता था सर, आपने नीचे को क्यों लाए, ऊपर को क्यों नहीं लाए? बड़ा अच्छा सवाल था। फिर मैंने उसको बताया। अब तुम्हें भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैं इसको कह रहा था कि दिस इज नॉट अ रूल बट अ स्टैंडर्ड केस। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि बेटा मैं ये जो 4 ही जो रूल हैं या जो 4 ही तरीके से हमें गवर्न किए गए कि भाई ऐसे बनाना, सिर्फ उसी से हम लोग लाइट रे को पास कराएंगे। लाइट रे तो एक ऑब्जेक्ट से किसी भी एंगल और किसी भी डायरेक्शन पे जा सकती है। बोलो जा सकती है कि नहीं जा सकती है? अब क्योंकि अगर मैं किसी भी एंगल और किसी भी डायरेक्शन पे डालूं तो मेरे लिए हर बार कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। क्या कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी कि भाई मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और को एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर बनाने के लिए मुझे ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। वो मेरे लिए एक हेक्टिक टास्क हो जाएगा। जबकि ये रटा रटाया केस है। कैसा केस है? रटा रटाया केस है कि पैरेलल लाइट रे डालो, वो हमेशा ही कहां से पास होगी, फोकस से होगी। क्यों फोकस से पास होगी ये समझने की जरूरत है, ठीक है ना। देखो पहले तो इसको समझाता हूं। क्या अगर आप कोई लाइट रे अगर ऐसी डालोगे तो क्या उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा? क्या बिल्कुल होगा। तो उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा? उसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा। ये इसका मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, फोकस होगा। यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ से इसका पोल होगा। तो अब आपको हर बारी ना इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, ये एग्जैक्टली कहां से पास होगा, कैसे कैलकुलेशन करनी पड़ जाएंगी, उसको ध्यान से देखो। ये ऐसा क्यों आया? तो दरअसल मैंने क्या करा, यहां पर क्या करा बेटा, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। यहां पर क्या करा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब ये इसका क्या है, सेंटर। तो आपको ये सर्किल वाली प्रॉपर्टी पता होगी कि जो इसके सेंटर से अगर मैं ऐसे करके रेडियस डाल दूं तो यहां पर ये क्या एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका मतलब इसकी जो ये रेडियस हो गई, सी के लिख देता हूं, ये अब की बारी किसका काम करेगी, किसका काम करेगी, नॉर्मल का काम करेगी। अरे करेगी कि नहीं करेगी? तो क्योंकि ये अरे आप लोगों को ये पता है ना, अगर ये मेरे पास कोई सर्कल है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो सेंटर रेडियस से ये जो टेंजेंट है ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये भी एक पूरा कर्व था जिसकी एक सेंटर थी। यहां पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये रेडियस इसके साथ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल। दैट मींस व्हाट, दैट मींस जो ये लाइन है सी के, ये क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। बात समझ में आई ना? तो नॉर्मल अगर ये हो गई तो मेरा जो ये वाला एंगल होगा, कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल है मेरा, ये हो जाएगा क्या, इंसिडेंट एंगल। तो इसको क्या बनना पड़ेगा, रिफ्लेक्टिंग एंगल बनना पड़ेगा। और ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसलिए ये यहां से तो नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उसको तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो ये इधर से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है तो रिफ्लेक्टिंग एंगल ऐसे ही तो बनेगा यार, नॉर्मल के साथ ही तो बनेगा। तो इसलिए ऊपर को तो नहीं जा सकती, जाएगी तो ऐसे, ये बात कंफर्म हो गई, ठीक है ना। तो अब जब मैंने पैरेलल लाइट रे डाली तो पैरेलल लाइट रे के साथ पे ये क्या बना था, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। तो ये ठीक कहां से पास हुई, फोकस से। एक स्टैंडर्ड केस है, तो हम लोगों ने इसी को क्या बना दिया, रूल बना दिया।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी क्या होगी, कोई ऑब्जेक्ट होगी, मैं एक सीधी लाइन पैरेलल लाइट रे डालूंगा और उसको हमेशा कहां से गुजार दूंगा, फोकस से गुजार दूंगा। अदरवाइज अगर मैं ऐसा नहीं करता, क्या करता, अगर मैं ऐसे करके रैंडमली कोई लाइट रे डालता, आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को, जो है किताब में खाली मैं आपको ये भी बता सकता था कि ये 4 की 4 बेटा ऐसी ऐसी होती है, यहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है। मैं रीजन बता रहा हूँ कि क्यों ये यहाँ से जाती है, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर ये मैंने यहाँ पर बना दिया जी एक टेंजेंट, अब की बारी ये क्या होता, ये नॉर्मल अभी भी होता, तो ये वाला जो एंगल था ये मेरा बनता क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता। तो अब मुझे इस एंगल को इसके बराबर प्रूफ करने के लिए इसके बराबर होना पड़ेगा, इसको रिफ्लेक्टिंग एंगल को। तो अब इसके रिफ्लेक्टिंग एंगल को बराबर होने के लिए कहीं से भी पास हो सकता है। अब मुझे इस चीज के लिए, ऐसा करने के लिए अगर मैं रेंडमली कोई लाइट रे डालूं तो बार बार मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा, या बार बार मुझे दोनों एंगल को बराबर करके रिफ्लेक्टेड रे बनानी पड़ेगी, जो बार बार मेरे लिए मुश्किल काम पैदा करेगा। जबकि यहां पर एक स्टैंडर्ड केस है, क्या स्टैंडर्ड केस है कि भाई पैरेलल हो, फोकस से होकर गुजरती है, टेस्टेड है, तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अदरवाइज यहाँ पर हर बारी आपका एंगल जरूरी थोड़ी कि एक खास एंगल पर डालोगे, तो उस केस में आपको बार बारी आई और आर को बराबर बनाते हुए रिफ्लेक्टिंग एंगल डालनी पड़ेगी, तो मुश्किल काम है। तो पहला रूल समझ में आया। तो पहला रूल क्या हो गया, बताओ बताओ क्या हो गया पहला रूल? लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास फ्रॉम द फोकस, कब, आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ठीक हो गया जी। अब ऐसे अगर हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की, किसकी बात करते हैं, रूल नंबर 2 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या हो गया, अभी फिलहाल मैं कॉनकेव के ही केसेस डिस्कस कर रहा हूं, ठीक ऐसे अपन किसके केसेस भी डिस्कस करेंगे, कॉन्वेक्स के भी करेंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, एक लाइट रे, सॉरी एक लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर ये है, अगर यहां से लाइट रे आ रही है पैरेलल, वो फोकस से होके जा रही है, तो अगर किसी लाइट रे को, किसी लाइट रे को अगर मैं फोकस से गुजार दूं तो इसका उल्टा भी तो होगा। अगर ये वाला, अगर मैं आई था, ये आर था, अगर मैं इसको आई कर दूं तो ये आर होगा कि नहीं होगा। तो मतलब कि अगर इसको मैं पैरेलल फोकस से होके इंसिडेंट करा दूं तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल, क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसका उल्टा भी तो होगा ना भाई, अगर आई ऐसे केस में मेरा आर के बराबर हो रहा है, तो ठीक इसका उल्टा करूंगा तो उस केस में भी तो आई आर के बराबर होगा। अरे ठीक बात है। तो दूसरा वाला रूल क्या हो गया, लाइट रे पासिंग फ्रॉम द फोकस, एन इंसिडेंट रे, या लाइट रे भी कह सकते हो या इंसिडेंट रे भी कह सकते हो, एन इंसिडेंट रे पासिंग फ्रॉम द फोकस विल बिकम पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्यों हो रही है, समझ में आया ना, क्यों हो रही है, क्योंकि इसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करना है, ठीक है। अच्छा तीसरा वाला केस बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, एक बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था। अब मैंने तुम लोगों को इसको रीजन बता दिए हैं, तो मैं अभी उम्मीद करूंगा कि तुम लोग जो है इसका मुझे जवाब खुद से दोगे। ये कोई कॉनकेव मिरर, ये लो जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका पोल, और इसके बीच में कहीं पर इसका फोकस होता होगा, ठीक है ना। अब जो थर्ड रूल है वो रूल क्या है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है, कहां से होकर के जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है, तो दैट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। वो किस में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, उसी पाथ में रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। बताओ रीजन बताओ। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल है भाई। ये जो मेरी सी से लेकर के यहां तक की है, ये लाइट रे, ये जो लाइन है ये कैसी है, नॉर्मल है इस कर्व के। तो नॉर्मल पे अगर कोई चीज जाती है तो नॉर्मल के साथ ही वापस आ जाती है, क्योंकि 0 डिग्री का इंसिडेंट एंगल बनता है, तो 0 डिग्री का ही क्या बनेगा, रिफ्लेक्टिंग एंगल भी बनेगा। अरे बात समझ में आई, पक्की बात। तो इसलिए ये तीसरा केस है। और चौथा केस आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। वो क्या है चौथा केस, अगर ये मेरी कोई कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस,
और अगर मैं किसी लाइट रे को पोल पे इंसिडेंट करा दूं, किस पे इंसिडेंट करा दूं, पोल पे, तो जिस एंगल पे ये इंसिडेंट होगी ठीक वही एंगल बनाते हुए ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब की बारी ये इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये सी से लेकर के पी तक की लाइन किसके जैसे बिहेव करेगी, नॉर्मल के जैसे बिहेव करेगी। अरे करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि ये भी तो रेडियस है। तो ये सीपी लाइन किसके जैसे बिहेव करेगी, अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट डाल दूं तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो जिस एंगल पे ये आएगा उसी से सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 4 केसेस समझ में आए। तो ये रूल है कि स्टैंडर्ड केसेज है, स्टैंडर्ड केसेज है। बात समझ में आए ना। ऐसा थोड़ी कि लाइट रे सिर्फ 4 ही तरीके से डाली जा सकती है। लाइट रे तो आप जैसे मर्जी वैसे डालो, लाइट रे को तो आप जैसे मर्जी जिस एंगल पे मर्जी उस एंगल पे डालो, लेकिन हर एंगल अगर आप रैंडमली कोई भी एंगल पिक करके डालोगे तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा, फिर आई के और आर के बराबर बनाना पड़ेगा। तो मेरे लिए एक हेक्टिक टास्क हो जाएगा, मुश्किल काम हो जाएगा। जबकि उससे ज्यादा बेहतर क्या है कि 4 स्टैंडर्ड केसेस है, इनको याद कर लेते हैं, हमारा काम होता चला जाएगा। अरे बात समझ में आई। चलिए, अब यही सारा काम हम किसके लिए करते हैं, कॉन्वेक्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, कॉन्वेक्स के लिए। एक बारी अपनी अपनी कॉपियां निकाल के फटाफट रफ कॉपी लाए हो ना, तो रफ कॉपी में 4 के 4 केस खुद से ड्रॉ करो, ऊपर बोर्ड में मत दिखना। तू तो तीसरी बार पढ़ रहा है, चौथी बार, अब भी नहीं पढ़ पाएगा तो फिर भैरव जी महाराज की जय। आते हैं ना, क्वेश्चन कहाँ लगा पा रहा है फिर। मैं बार बार कह रहा हूँ ये थ्योरी से कुछ नहीं होना है, ये तो हमको खाली रे डायग्राम बनाने के लिए यूजफुल होने वाले। खेल तो न्यूमेरिकल्स में सॉल्विंग में है ना। जो इसका एप्लीकेशन पार्ट आ रहा है, अगर उस एप्लीकेशन पार्ट को नहीं सॉल्व कर पा रहे तो फिर कोई फायदा नहीं इस चीज को समझने का है। कहाँ कर रहा, परसों तो नहीं कर पा रहा था जो है। तो यार देर में होने का मतलब ये थोड़ी है कि अकेले दौड़ के सेकंड नहीं आना है ना। अकेले दौड़ करके रेस में सेकंड आए तो फिर क्या दौड़े जो है, टाइम से भी तो जीतना है ना। जीतना है कि नहीं जीतना है। जैसे जो बच्चे नीट वगैरह का एग्जाम देते हैं, अगर मैं उनको सवेरे दे दूं 9 बजे पेपर, बेटा शाम तक 6 बजे तक करके लाना बोलूंगा, तो सारे बच्चे जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं 20-22 लाख, उसमें से 10-12 लाख बच्चे पेपर कर लाएंगे। लेकिन खेल किस बात का है, खेल है उस 3 घंटे में करने का, ठीक है ना। तो आपको नॉलेज है, आपको आता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइम से उसको रिप्रेजेंट कर देना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भाई पेपर तो आपके 3 ही घंटे का होगा ना। आप लोगों ने देखा होगा बार बार आपके साथ क्या होता है, जब स्कूल से पेपर जब छोड़ के आते हो एग्जाम के अंदर पे, तो जैसे वापस आते हो, घर आते हो, घर में बैठते हो, तो क्या होता है बेटा, भाभी का क्या होता है, अरे यार ये तो क्वेश्चन मुझे आता था, छूट गया मेरा, या मैं वहां पर गलत करके आ गई, ये आ गया। यही तो होता है ना। इसका मतलब क्या था, मुझे आता तो बहुत कुछ है, आना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही समय पे आना इंपॉर्टेंट है, सही समय पे आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक वैसे ही अमीर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, समय से अमीर होना इंपॉर्टेंट है। बुढ़ापे में अमीर होकर फिर क्या ही कर लोगे उस अमीरियत का जो, ठीक है ना। चलो अब इसको करना आप लोग समझ गए मेरे ख्याल से। देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कोई कहावत है ना कि जितना ज्यादा गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो आप भी इन सारी चीजों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे ना, उतना ज्यादा आपको, जैसे पहली मर्तबा जब आपने पढ़ा था, फर्स्ट टाइम पढ़ा था, और आज तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हो, तो कितना फर्क आ गया, बहुत ज्यादा फर्क आ गया ना। जैसे हम लोग भी टीचर हैं, तो जो पहली बार जब हम पढ़ाते थे तो इतना पॉलिश्ड नहीं थे बेटा। हर साल पढ़ा पढ़ा करके हम बच्चों से ही बहुत कुछ सीखते रहते हैं। बच्चों से कैसे सीखते हैं, बच्चों के क्रॉस क्वेश्चनिंग से बहुत कुछ सीखते रहते हैं। तो बच्चा नए नए सवाल पूछता है तो फिर ठीक है, अगर कुछ चीजें हमको डायरेक्ट आती है तो आती हैं, कुछ चीजें हमको फिर दिमाग लगाना पड़ता है कि यार ये कैसे होगा। फिर वहां से हम भी बहुत कुछ नया सीखते हैं। एक टीचर भी बच्चे से बहुत कुछ सीखता है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मुझे लगातार पढ़ाते रहना पड़ेगा, तो तुम्हें लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, तो लगातार प्रैक्टिस से बहुत अच्छा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए तो अगला करते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर के केसेस के लिए सारे के सारे करते हैं। अब मुझे यहाँ पर तुम लोग दिमाग लगा के बताना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना कॉनकेव वाले केसेस को तो आसानी से डील कर लेते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स वाले केसेस में उनको थोड़ा मुश्किलात पैदा होती है, ठीक है। तो एक लाइट रे पैरेलल, अब ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, ऐसे चले जाएगी। अब फिर उस बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर ये ऐसे क्यों डाली, फिर ऐसे क्यों नहीं डाली। अरे मैं थोड़ी डाल रहा हूं कोई, हमें तो सिंपली क्या करना है,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करना है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये इसका अगर सेंटर होता होगा तो ये वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये क्या हो जाएगी, इसकी नॉर्मल हो जाएगी। अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो अब इसका अगर ये आई था तो इसको इधर से ही तो जाना पड़ेगा आर बनाने के लिए, ये इधर को कैसे आ जाएगी, ठीक है ना। तो यही पहला वाला रूल है आपका। इसके पहला वाले रूल पे क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, दोबारा करते हैं इसको। हमने क्या पढ़ा था भाई, अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास फ्रॉम द फोकस। ये किस केस के लिए था, कॉनकेव के लिए। लेकिन यहां पर ये फोकस से तो पास नहीं होगी क्योंकि ये तो चले जाएगी सीधे ऐसे। लेकिन जो ये है रिफ्लेक्टिंग लाइट रे है, वो क्या लगेगी, वो लगेगी कि ये यहां से कहीं से आ रही है, मतलब कि ये कहां से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। बात समझ में आई ना। तो ये क्या लगेगी, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द फोकस, ठीक है। अब ठीक इसका उल्टा भी होगा। उल्टा होगा कहने का मतलब कि अगर ये मेरा फोकस है, ठीक है ना, और कोई लाइट रे मैंने फोकस पे इंसिडेंट करा दी, ये मैंने बाद वाली बोल्ड क्यों करी पता है, यहाँ की तो डॉटेड होती क्योंकि ये एक्चुअल में तो यहाँ इंसिडेंट नहीं करेगी। जो लाइट रे एक्चुअल में नहीं होगी उसको हम कैसे बनाएंगे, डॉटेड, और जो एक्चुअल में होगी उसे बोल्ड से बनाएंगे। तो अगर किसी लाइट रे को मैं फोकस पे इंसिडेंट करा दूं तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन उसे क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये दूसरा वाला रूल हो गया, मतलब ठीक इसी का उल्टा है। इस केस में ये इंसिडेंट है तो इस केस में ये रिफ्लेक्टिंग है, इस केस में ये रिफ्लेक्टिंग थी तो इस केस में ये इंसिडेंट है, तो दोनों सेम ही होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये मेरा फोकस हो गया। तीसरा वाला केस, तीसरा वाला केस क्या है, ये अगर मान लेते हैं कि इसका क्या है बेटा जी, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से होकर के जाने वाली लाइट रे क्या हो जाती है, उसी पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। रीजन पता है सब लोगों को क्यों होती है। तो अगर किसी लाइट रे को मैं कहां पर इंसिडेंट करा दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट करा दूं, तो ये हो गई इंसिडेंट लाइट रे। तो रिफ्लेक्टिंग कौन सी होगी, ये उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। बात समझ में आई ना। चौथा वाला केस अगर हम डिस्कस करें, अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई कहां पर, पोल पे, तो अब क्योंकि ये वाली लाइट क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, इसके लिए नॉर्मल का काम करेगी, तो ये कैसे जाएगी, ऐसे। मतलब कि ये वाला एंगल आई, ये वाले एंगल आर के बराबर होगा। तो दीज आर द 4 सो कॉल्ड रूल्स। और ये सारे के सारे रूल किस में काम आएंगे, इमेज फॉर्मेशन के। किसके काम आएंगे, इमेज फॉर्मेशन के, या फिर हम उसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, रे डायग्राम, इसको फॉर्म करने के रे डायग्राम, ठीक है। तो क्लियर है क्या, हो गया मामला इतना पूरा। अब आगे बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन पे। किस पे आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन पे। इमेज फॉर्मेशन का मतलब सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर कॉनकेव की हेल्प से ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इमेज formed by concave mirror। अब इसके लिए 6 केसेस, आप लोगों के बुक में कितने केसेस होंगे, 6 केसेस होंगे। पहला वाला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे है। दूसरा वाला केस, चलो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया मेरा मिरर, ये कर दिया पॉलिश, ये कोई मेरी एक कौन सी लाइन हो गई भाई, अरे बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस। मान लेते हैं यहाँ पर इसका फोकस, तो ठीक इसके डबल डिस्टेंस में सी। तो सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट रखी कहां पर, इन्फिनिटी पे। एक बार एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर ये 6 ही केसेस क्यों होते हैं, क्या कहीं हम और नहीं रख सकते क्या ऑब्जेक्ट को। ये 6 केसेस के अलावा पे, मतलब कि 6 केसेस कौन से हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। दूसरा वाला क्या है, एट सम
फाइनाइट डिस्टेंस बट बियॉन्ड सी, सी से इधर को, लेकिन इंफिनिटी पे ना हो, कोई ना कोई मेजरेबल डिस्टेंस हो टू विच वी कैन मेजर। ठीक है। तीसरा वाला केस एट सी पे, अब की बारी हमने कहां रख देते हैं, सी पे रख देते हैं। चौथा वाला केस बिटवीन सी एंड एफ। अब जब हम ये बिटवीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बीचों बीच का, इसका मतलब नहीं है, इन दोनों के बीच पे कहीं पर भी हो सकती है। कहां कहां पे हो सकती है, यहां पे ही हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। तो ये सी और एफ के बीच में कहीं पर भी, लेकिन सी पे भी ना हो और एफ पे भी ना हो, इन बिटवीन। बात समझ में आई ना। और पांचवा केस एट एफ, और छठा केस बिटवीन पी एंड एफ। अब एक बच्चा मुझसे एक और सवाल पूछा था कि सर सातवां केस तो एट पी पी तो हो सकता है, फिर पी एंड एफ आपने कर दिया, एफ कर दिया आपने, पी एंड एफ कर दिया, तो सर पी पे क्यों नहीं रख रहे हो? अरे यार, जिससे देखते हैं उसके ऊपर रख के थोड़ी देखते हैं। आंख से देखते हैं तो आंख के ऊपर थोड़ी कोई चीज रखते हैं, थोड़ा सा तो दूर रखेंगे ना। तो थोड़ा सा दूर का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक का मतलब ये जस्ट अवे फ्रॉम द पोल है। ठीक पोल पे नहीं रखी जाएगी ऑब्जेक्ट जो। बात समझ में आई ना। कहां रखी जाएगी, पोल से थोड़ा सा पीछे। तो इसलिए ये वाला केस समझ में आया। अब ये बताओ मुझे कि ये 6 केस क्यों है। बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा था कि सर आपने 6 केसेस ही क्यों लिए, क्या हम ऑब्जेक्ट को कहीं और नहीं रख सकते? अगर आप इन 6 केसेस को देखो ध्यान से, तो these 6 cases includes each and every point where you can put an object। ये 6 केसेस में वो सारी जगह इंक्लूड हो गई हैं जहां पे आप क्या रख सकते हो, ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। तो इसलिए 6 केस नहीं है, ये सारे जगह ऑल द पॉसिबल प्लेसेस है। क्या है, these 6 points are the position, all the possible position of an object। एक ऑब्जेक्ट को रखने की सारी पॉसिबल पोजीशन है ये 6 केसेस के अंदर में। कैसे, जरा समझने की कोशिश करो। पहला वाला केस, सबसे ज्यादा दूर कहां रख सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे। तो ये पहला वाला केस कवर कर लेता है। अरे कर लेता है कि नहीं कर लेता है। उसके बाद कहां रख सकते हो, इन्फिनिटी पे ना हो, एक मेजरेबल डिस्टेंस पे हो। ठीक है ना। तो ये दूसरा केस कर सकता है, मतलब कि सी से इधर को और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर हो। तो दूसरे केस ने इन्फिनिटी से लेकर के इस सी के ठीक पहले तक सारी डिस्टेंसेस कवर कर ली कि नहीं कर ली। तीसरे वाले केस एट सी, अब आप कहां पर पहुंच जाते हो, ठीक सी पे ही पहुंच जाते हो। अरे पहुंच जाते हो नहीं पहुंच जाते हो। तो मतलब कि आपने इन 3 पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3, 1 2 3 में आपने सी और यहां से लेकर के इंफिनिटी तक की सारी पॉसिबल प्लेसेस को कवर कर लिया है। अरे बोलो हाँ। ठीक है। उसके बाद आपने क्या रखा, बिटवीन सी एंड एफ। अब फिर क्या रख सकते हो, ठीक यहां से, अगर मैं इसको देखो थोड़ा सा जूम करूं, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक यहां से लेकर के ठीक यहां तक की सारी डिस्टेंसेस किस में कवर हो गई, चौथे पॉइंट में, बिटवीन सी एंड एफ। अरे हो गई कि नहीं हो गई। उसके बाद अब आप कहां पर रखने वाले हो ऑब्जेक्ट को, अब आप ऑब्जेक्ट को ठीक इसी पे रखने वाले हो, एफ पर। मतलब कि अब आपके पांचवें केस में, पांचवें वाले पॉइंट पे इन्फिनिटी से लेकर के इस एफ तक की सारी पॉसिबल पोजीशन क्या हो गई, कवर हो गई। क्लियर है बात। अब उसके बाद फिर एफ से लेकर के पी, मतलब ये पी है आपका, तो पी से ठीक पहले और इस एफ के ठीक बाद की ये सारी पॉसिबल पोजीशन जो है ये कवर कर ली किसने, आपके छठे पॉइंट ने। अब पी पे नहीं रख सकते, क्योंकि रख सकते हो मिरर के ऊपर ही रख दो ऑब्जेक्ट को, क्योंकि मिड पॉइंट तो मिरर के ऊपर ही है ना। अरे आंख से देखते हैं तो आंख के ऊपर रख करके थोड़ी देखते हैं कोई चीज, थोड़ा सा तो दूर रखोगे ना भाई। ठीक है। तो ये 6 केसेस नहीं है, ये क्या है, जितने भी पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने की, वो सारी की सारी पॉसिबल पोजीशन है इन 6 केसेस में। बात समझ में आई ना। ठीक है। तो अब बारी बारी से एक एक करके 1 बाय 1 हम क्या काम करते हैं, 1 बाय 1 क्या काम करते हैं, इन सारी
पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख करके उसकी इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। इन सारी पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख करके क्या काम करते हैं, उनकी इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। चलो एक बार लिखना चाहो तो लिख लो अपनी कॉपी में इसको, ये 6 केसेस कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ रे डायग्राम भी मेरे साथ ही साथ फॉर्म करते जाना। पहले मैं बनाऊंगा एक बार, फिर मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दूंगा, और बिना बोर्ड में देख करके बनाना है, क्योंकि सीखोगे वही जो खुद से करोगे, सीखोगे वही जो खुद से करोगे, ठीक है भाई। चलो करो एक बार। तो चलो सबसे पहला वाला केस, कौन सा पहला वाला केस होगा भाई बताओ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, कहां पर रखी हो ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे रखी हो, पहला वाला केस, ठीक है जी। अच्छा हम लोगों ने पढ़ना क्या है, 2 चीजें पढ़नी है, एक तो पढ़ना है कि रे डायग्राम फॉर्म करना, दूसरा पढ़ना है कि जब ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसका नेचर एंड पोजीशन। क्या पढ़ना है, जो इमेज बनेगी बेटा हमारी, उस इमेज की एक चीज तो क्या पढ़नी है, पोजीशन, मतलब कि वो कहां पर बनेगी, दूसरा उसका क्या पढ़ना है, नेचर। अब नेचर में क्या क्या हो सकता है, नेचर में एक वो रियल हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, वर्चुअल होगी, दूसरा क्या हो सकता है बताओ, इरेक्ट हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, इन्वर्टेड हो सकती है, तीसरा क्या हो सकता है बताओ, मैग्निफाइड, या डिमिनिस्ड, या फिर क्या हो सकती है, सेम साइज की। हाँ एक और चीज आप लोगों को ये पता होगा, जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं उस हिसाब से, जो भी रियल ऑब्जेक्ट होती है वो हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, और जो भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होती है वो हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, और जो रियल इमेजेस होती हैं वो कहाँ बनती हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कहाँ बनती हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और उनके लिए कैसा इंटरसेक्शन होना चाहिए, रियल का इंटरसेक्शन होना चाहिए, कैसा इंटरसेक्शन होना चाहिए, रियल का इंटरसेक्शन होना चाहिए। और जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं हमेशा कहाँ बनती हैं, बिहाइंड द मिरर बनती हैं, तो उनके लिए जो इंटरसेक्शन होगा वो भी कैसा होगा, वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा, मतलब वी विल अज्यूम कि दे विल मीट एट दिस पॉइंट। उसके लिए हम कौन सी लाइन का इस्तेमाल करेंगे, डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ये क्लियर है मामला, ठीक हो गया जी। तो अब सबसे पहले मिरर बनाते हैं, ये बना दिया साहब आपका कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। अब बेटा देखो ना मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं, मेरे हाथ पे ये बोर्ड के ऊपर पे कई बार चीजें थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगी, लेकिन जब आप इनको कॉपी के ऊपर पे प्रॉपर तरीके से स्केल वगैरह का यूज करके करोगे तो जिस भी तरीके की पोजीशन होगी या जिस तरीके की स्मॉल, डिमिनिश्ड या मैग्नीफाइड जो भी होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आएगी, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल एक्यूरेट इमेजेस बने यहाँ पर हमसे भी, लेकिन अब क्योंकि मैं क्या करूंगा, मेजरमेंट को कैसे लूंगा, अप्रोक्सीमेशन पे लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर P ले लिया, यहाँ पर F, अब वैसे होना क्या चाहिए था, F और P, और P F और मतलब P और F और C के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब हो सकता है कि मेरा थोड़ा बहुत फर्क आ गया हो, तो इसलिए इमेजेस में भी थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है पोजीशन पे, ठीक है ना। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। अच्छा दूसरी एक और चीज मैंने अभी आप लोगों को कल समझाया था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करते हैं तो वैसे तो क्या होना चाहिए था, कायदे से बताओ, कायदे से क्या होना चाहिए था। ये मेरी मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट की इमेज बनने के लिए आपके हर एक पॉइंट से क्या निकलना चाहिए था, लाइट रे जानी चाहिए थी, हर एक पॉइंट से लाइट रे जानी चाहिए थी। अरे जानी चाहिए थी कि नहीं जानी चाहिए थी। अब लेकिन अगर मैं हर और एक पॉइंट की इमेज बनाने के लिए या एक पॉइंट को रे डायग्राम में ड्रॉ करने के लिए मुझे कितनी लाइन की जरूरत पड़ती है, कितनी लाइट रे की जरूरत पड़ती है, मिनिमम 2। वैसे तो हम कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइंस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो रे डायग्राम हो क्या होता चला जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ 2 लाइट रे को ड्रॉ करेंगे। क्यों, क्योंकि जो मेरी इमेज फॉर्म होगी वो कहां पर होगी, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन के लिए कितनी लाइट रे चाहिए, कम से कम 2 लाइट रे चाहिए।
अरे बात समझ में आई? तो इसलिए हम 2 लाइट रे का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि भाई इस पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट की इमेज बनने के लिए मुझे हर एक पॉइंट से लाइट रे जानी चाहिए थी, और मैंने अभी बोला कि हर एक पॉइंट से कितनी लाइट रे डालनी पड़ेंगी? 2 लाइट रे। तो अगर मैं हर एक पॉइंट से 2 लाइट रे को डालने लगा तो ये डायग्राम कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हम कभी भी जब ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं, तो हम सारे के सारे पॉइंट से लाइट रे नहीं डालते, हम सिर्फ और सिर्फ कहां से डालते हैं लाइट रे? किसी एक पॉइंट से, और वो पॉइंट हम लोग कौन सा ले लेते हैं? उस ऑब्जेक्ट का हेड। क्योंकि अगर हम ये मानेंगे कि भाई अगर हेड एक्यूरेटली और बिल्कुल सही जगह पे बन जा रहा है तो बाकी के पॉइंट भी सही जगह पे बनेंगे ही बनेंगे। तो इसलिए मैं बाकी के पॉइंट को बनाने की जरूरत नहीं होती, हम तो सिर्फ एक पॉइंट को हेड को ड्रॉ करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी बाकी की पूरी इमेज को अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ऐसे करके मेरी पूरी की बाकी की इमेज बनी होगी। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है ना? कई बार बच्चे इस छोटी सी चीज में भी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो एक पॉइंट से क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। अभी तो आप लोगों ने समझाया था कि भाई ऑब्जेक्ट से इमेज को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से सभी पॉइंट से लाइट रे जानी चाहिए, और जबकि आप तो लाइट रे सिर्फ उसके हेड ही हेड से डाल रहे हो। तो रीजन बता दिया ना, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। अच्छा, अब मैंने ऑब्जेक्ट कहां पर रखी है बेटा? इन्फिनिटी पे। तो अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने वो रूल्स सीखे थे, फोकस सीखा था, फोकस कैसे होता है, तो लाइट रे कहां से आई थी? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे क्या होती है बोला था मैंने? हमेशा पैरेलल होती है। तो अभी ऑब्जेक्ट मेरी कहां पर रखी है? इन्फिनिटी पे। मान लेता हूं कि ये दूर कोई ऑब्जेक्ट रखी है, तो यहां से जो भी लाइट रे आएंगी वो कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। तो लाइट रे आ गई पैरेलल, एक लाइट रे पैरेलल ये आ गई, एक लाइट रे पैरेलल ये आ गई। अब ये पैरेलल आने वाली लाइट रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाती है, जो 4 रूल हमने पढ़े थे। तो पैरेलल लाइट रे कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। अरे बोलो हाँ। तो आपका इंटरसेक्शन और इमेज कहां पर बनती है बताया था मैंने? नहीं, फोकस पे तो इस केस पे बन रही है। इमेज कहां पर बनती है? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बनती है। लेकिन किन लाइन के इंटरसेक्शन पे? रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज के इंटरसेक्शन पे। किन लाइट के? रिफ्लेक्टिंग लाइट रे। अब यहां पर देखा जाए तो बहुत सारी लाइट, अभी हालांकि इस केस में तो सिर्फ रिफ्लेक्टिंग लाइट रे का ही इंटरसेक्शन हो रहा है। अभी हम आगे वाले केसेस पढ़ेंगे तो बहुत सारी जगह पे इंटरसेक्शन जैसा आपको दिखाई देगा, लेकिन इमेज फॉर्म होगी हमेशा सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज के इंटरसेक्शन के बीच में। क्या बोला मैंने? इमेज फॉर्म होगी हमेशा कहां पर? रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। जो 2 लाइट रे अपन डालेंगे, उन 2 लाइट रे से रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट रेज होंगी उनके इंटरसेक्शन पे इमेज फॉर्म होगी। ये बात समझ में आई ना? तो यहां पर इंटरसेक्शन हो गया, तो मतलब कि मेरी इमेज कहां पर बन गई? फोकस पे। ठीक है, तो आपकी सबसे पहला पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पर बनी? मैंने बताया था ना, सबसे पहले हम क्या बताएंगे? पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पर बनी बताओ बेटा? एट फोकस। पहला बात क्लियर। दूसरी बात, रियल बनी है कि वर्चुअल बनी है बताओ? कैसे पता है रियल बनी है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो रहा है और रियल का इंटरसेक्शन हो रहा है। सच में लाइट रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, रियल का इंटरसेक्शन है। तो इमेज कैसी? रियल। और रियल इमेजेस हमेशा कैसी होती है बताया था मैंने? इन्वर्टेड। कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। बात पक्की है? तीसरा वाला केस क्या था? तीसरा वाला केस मतलब तीसरा वाला क्या होगा? रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, फोकस पे हो गया। अब ये बताओ, ये मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है, या सेम साइज है? इतनी छोटी ऑब्जेक्ट बनी, इमेज बनी है, कैसी? हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हो इसको। कैसे कह सकते हो? हाईली डिमिनिश्ड, या पॉइंट साइज भी कह सकते हो। बात समझ में आई ना? तो दीज आर द नेचर एंड द पोजिशन ऑफ द इमेज formed by concave mirror when object is placed at a infinity. समझ में आई बात? These are what? ये सारी की सारी क्या है? नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड when the object is at infinity and the mirror is concave mirror. बात समझ में आई? दूसरा वाला केस करते हैं। दूसरे वाले केस में क्या होगा देखो, आप कहां पर रखते हैं?
बियॉन्ड सी बट एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो एक इमेज, एक मिरर बना लेते हैं, ये बनाया मिरर, ये इसको डिस 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 कर देते हैं। उसके बाद ये लाइट रे, सॉरी ये लाइन प्रिंसिपल एक्सेस, ये क्या हो जाएगा बेटा, पोल, यहाँ पर कहीं पर फोकस होता होगा, ठीक इसकी डबल डिस्टेंस पे सी होता होगा। तो अब की बारी बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखना है, तो मान लेते हैं कि यहीं पर हमने ऑब्जेक्ट रख ली, ये लो जी रख ली। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए मुझे इसके हेड से, वैसे तो मैं किसी भी पॉइंट से डाल सकता हूं, लेकिन जनरली हम कहां से बीज डालते हैं, हेड से डालते हैं। कितनी लाइट रे डालनी पड़ेंगी, कम से कम 2 लाइट रे, ठीक है ना। तो 2 लाइट रे में से एक लाइट रे, जो रूल थे हमारे 4, उसमें से एक रूल, इफ अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, अगर लाइट रे किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है, तो इट विल ऑलवेज पास फ्रॉम द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। दूसरा वाला रूल, अब मेरे पास 3 रूल और बचे, कौन सा वाला फॉलो करूं, क्या मैं फोकस से लाइट रे को इंसिडेंट करा दूं, क्या मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे को डाल दूं, क्या मैं पोल पे इंसिडेंट करा दूं, इन तीनों में से आप कोई भी एक उठा सकते हो। सबका इंटरसेक्शन का पॉइंट एक ही आएगा, 3 अलग अलग से भी उठा के देखो आप, सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट आएगा, ठीक है ना। तो मैं एक उठा लेता हूं, मैं डालता हूं, एक काम करता हूं फोकस से, ये लो जी फोकस से डाल दिया। तो जो लाइट रे फोकस से होकर के जाती है, क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, पैरेलल, कब, आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट रे क्या हो जाएगी, पैरेलल, अरे हो जाएगी पैरेलल। तो आपकी इमेज कहां पर बन गई, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी देखो जैसे मैं पहले थोड़ी देर पहले कहता था, हमें इंटरसेक्शन किस किस का देखना है, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग का। एक रिफ्लेक्टिंग लाइट रे ये है R1, एक रिफ्लेक्टिंग लाइट रे ये है R2। तो मुझे सिर्फ इन दो का रिफ्लेक्टिंग देखना है, एक रिफ्लेक्शन, एक इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है, इसका भी और इसका भी, जबकि ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टिंग है। अरे बात समझे यार। तो रिफ्लेक्शन, इंटरसेक्शन किस किस लाइट रे का देखना है, किस किस लाइट रे का देखना है, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग का। तो एक रिफ्लेक्टिंग ये है, एक रिफ्लेक्टिंग ये है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कहां पर हुआ भैया जी, यहां पे हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इमेज वहीं पर फॉर्म हो जाएगी, हो गई कि नहीं हो गई। अब हुआ क्या, दरअसल मेरी इमेज तो बनी है खाली इतनी, क्योंकि मैंने हेड ही से डाला था। तो अब बाकी हेड अगर ऐसा बना है, तो इसके ऊपर को बाकी की इमेज भी तो एज इट इज बनेगी। तो यहां पर मेरी क्या बन गई, इमेज बन गई। अरे बात समझ रहे हो यार। फिर अब क्या लिखना है, इसके पोजीशन कहां पर बनी है, बताओ पोजीशन कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ, पोजीशन आ गई। दूसरी, रियल बनी कि इन्वर्टेड बनी है, रियल बनी कि वर्चुअल बनी है, रियल। कैसे पता चला, रियल का इंटरसेक्शन हो रहा और इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो कैसी इमेज बनी, रियल। और रियल इमेज कैसी बनती है हमेशा, देखो आपको दिख भी रही है, कैसी बनी है, इन्वर्टेड दिखी, आपको दिख रही है ना। तो रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा, देखो ये इतनी बड़ी है, ये छोटी है, तो कैसी बनती है ऑब्जेक्ट की इमेज, स्मॉल इन साइज लिख सकते हो, डिमिनिश्ड लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डिमिनिश्ड। सिंपल है, मुश्किल है कि आसान है, अरे बहुत आसान है, ठीक है ना। आसान है कि मुश्किल है, आसान है कि इजी है, आसान नहीं है। तीसरा वाला केस, अब कहां रखें ऑब्जेक्ट को, बोलो कहां रखें, एट सी। यही था ना तीसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो एक मिरर बनाते हैं साहब, ये लो जी, ये होगी इसकी पेंटिंग। अब ये बन गया मिरर। अब उसके बाद एक लाइट रे, एक लाइन, बेसिकली इट इज नॉट अ लाइट रे, एक लाइन ये डाली है मैंने पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के, तो ये बन गई मेरी क्या, प्रिंसिपल एक्सेस। अरे बन गई। अब एक
ऑब्जेक्ट को रख देता हूं मैं ठीक यहां पर। अब इस वाले को थोड़ा सा ध्यान से देखना, मेरे वाले केस में थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके रूल्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ इसके। तो एक लाइट रे डाली पैरेलल, पैरेलल लाइट रे कहाँ से पास होती है? फोकस से। दूसरी लाइट रे कहाँ से डालें? फोकस से। फोकस से जाने वाली लाइट रे कहाँ से पास होगी? पैरेलल। तो आपकी जो इमेज बनी देखो, वो इमेज कहाँ पर बनी है? कहाँ पर बनी है? सी पर ही बनी है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा कहाँ पर बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। बात समझ में आई ना? तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी बताओ? एट सी। दूसरा, रियल बनी है कि इन्वर्टेड बनी है बताओ जी? रियल बनी है। कैसी बनी है? रियल। और रियल ऑब्जेक्ट हमेशा कैसी होती हैं? इन्वर्टेड होती हैं। आपको दिखाई भी दे रही होगी, रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर है? तीसरा वाला कैसी बनी है जी? सेम साइज। अब ये थोड़ा सा देखने में लग रहा हो ना लग रहा हो, लेकिन बनती कैसी है? सेम साइज बनती है। क्लियर है मामला? आसान है। आसान है कि इजी है? इजी नहीं है? तो अगला केस, केस नंबर 4। कहां पर रखें भाई ऑब्जेक्ट को? बिटवीन सी एंड एफ। तो ऑब्जेक्ट का रखेंगे आप बेटा जी बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है जी। तो ये मैंने बनाया मिरर, इसका कर दिया श्रृंगार। अब जाकर के क्या बनाइए? मिरर। ये कौन सी लाइन? प्रिंसिपल एक्सेस। क्योंकि ये कहां से पास हो रही है? पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब की बारी ऑब्जेक्ट को कहां पर रख देते हैं भाई साहब? इसके बीच में कहीं पर रख देते हैं। फिर मैंने बता रहा हूं, इसके बीच का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक्यूरेट बीच में। इसके बीच का मतलब है कि इन बिटवीन द 2 पॉइंट, कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है। तो पहली वाली लाइट रे पैरेलल, पैरेलल लाइट रे कहां से होकर के जाती है? फोकस से होकर के जाती है। ये लो जी फोकस से अरे जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूं, तेज तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रही है ना बात? तो ये फोकस से होकर के गई। दूसरी लाइट रे कहां से डालें बताओ? हाँ जी, पोल में डालें कि फोकस में डालें? चलो एक काम करते हैं, फोकस पे डालते हैं। और ये लाइट रे क्या हो जाएगी? पैरेलल दिख रही है क्या? पैरेलल हो गई। एक काम करते हैं, चलो यहां पर भी डाल देते हैं, आपकी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। ये आई और आर बराबर दिख रहा है क्या? देखो ये भी कहां से पास हुई? इंटरसेक्शन उसी जगह पे होना है इसका भी। ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि सर आप बार बार ऐसे डाल रहे हो, अब डालो कहीं पर से भी, लेकिन इंटरसेक्शन वहीं पर होगा जहां पर इमेज ने फॉर्म करना है। ठीक है ना? तो हमारी इमेज कहां पर बन गई जी भैया जी? इमेज बन गई यहां पर। कहां पर बनी इमेज? पोजीशन बताओ। वेरी गुड, बियॉन्ड सी। और कैसी बनी है? रियल की इन्वर्टेड? रियल, क्योंकि कैसा इंटरसेक्शन हुआ है? रियल का। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। तीसरा, मैग्निफाइड। देखो ऑब्जेक्ट और इमेज देखो दोनों कैसी बनी है? मैग्निफाइड। कैसी बनी है? मैग्निफाइड। डन है मामला? अब यार देख लेना, थोड़ा सा भावनाओं को समझ लेना, ये थोड़ा सा ना। ठीक है, बढ़े आगे। कहां तक जाएं? 5वें केस में। ठीक है। अभी पहले मैं सारे के सारे केसेस ड्रॉ करता हूं, फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न हो रहा है, अगर तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो। क्या हो रहा है? ऑब्जर्व कर रहे हो तुम? अभी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में बड़ा अच्छा तालमेल बैठ रहा है। क्या तालमेल बैठ रहा है? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे इमेज दूर होते जा रही है। जब ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा दूर थी, मतलब कि इंफिनिटी पे थी, तो इमेज कहां पर बनी? फोकस पे। जब मैं थोड़ा नजदीक लाया तो फोकस से थोड़ा पीछे आई, सी और एफ के बीच में। जब सी पे ले आया तो ऑब्जेक्ट इमेज भी सी पे ही आ गई। अब मैंने सी से अंदर को ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज सी से बाहर को जाने लगी।
अरे जाने लगी कि नहीं जाएगी? पांचवा केस, जब मैंने इन्फिनिटी पे रखी थी ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां पर बनी थी? फोकस पे। अब की बारी फोकस पे रख देता हूं ऑब्जेक्ट को, अब की बारी ऑब्जेक्ट को कहां पर रख देता हूं? फोकस पे। तो देखते हैं इमेज कहां बनती है। बननी चाहिए वैसे तो लॉजिक के हिसाब से, तो चलो देखते हैं बनती है कि नहीं बनती है। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ। ये लो साहब पांचवा केस पे आ गए हैं। अब की बारी कहां रखते हैं? एट एफ। ठीक है जी। एक ग्लास लिया, इसका क्या कर देते हैं? श्रृंगार कर देते हैं। ये लो जी इसका श्रृंगार कर दिया। अब ये क्या बन गया? मिरर बन गया, जो तुम्हें क्या दिखा सकता है? तुम्हारी हैं, क्या दिखा सकता है? तुम्हारी असलियत। मिरर असलियत तो दिखाता है हमारी, दिखाता है ना। एक वो जगजीत सिंह की गजल है ना जो है, अपना चेहरा न बदला गया आईने से खफा हो गई। सुना है गजल? नहीं सुनी तुम लोग तो आजकल। क्या है ना वो कुछ, जैसे एंड्रॉइड के अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं, वैसे तुम भी ह्यूमन के अपडेटेड वर्जन हो, जो गजलें वजलें नहीं सुनते हो तुम, कुछ और ही सुनते हो जो। तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सेस पोल, यहां पर मान लेते हैं जी कहीं पर सी, यहां पर मान लेते हैं कहीं पर एफ। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है आपकी बारी? एफ पे रखना है। ये रख दी एफ पे। एक लाइट रे, एक लाइट रे पैरेलल, ये कहां से होके जाएगी? फोकस से। अब तो याद हो गए होंगे इतने सारे केसेस करते करते। पैरेलल लाइट रे कहां से होके जाएगी? फोकस से। दूसरी लाइट रे को कहां से डालें? पोल से डाल देते हैं। अब कोई बच्चा कहता कि सर अब आप एक काम करो सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल के दिखा दो। डाला जा सकता है नहीं डाला जा सकता है? डाला जा सकता है भाई। कैसे डाल सकते हैं? जा रही कि नहीं जा रही सेंटर ऑफ कर्वेचर से? जा रही है। तो बड़ा सिंपल है। मैं ये तो एक तरीके से देखा जाए तो ज्योमेट्री जैसा केस है, ऐसा थोड़ी कि नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको दिख रहा है कि यार यहां से कैसे डालेंगे, तो डाल सकते हैं। मैं डाल के तो दिखा दिया आपको, ठीक है ना। तो डाली जा सकती है। तो फिलहाल अगर मैं डालूं कहां से? पोल से, तो ये सेम एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या दिखाई दे रहा है? ये दोनों लाइट रे कैसी हो गई? पैरेलल। और पैरेलल लाइट रे कहां पर जाकर के मिलेंगी? इन्फिनिटी पे मिलेंगी तो खैर नहीं, लेकिन वी विल अज्यूम कि दे विल मीट एट इन्फिनिटी। जैसे देखा होगा ना आपने, वो रेल की पटरियां होती हैं, ट्रैक होते हैं, यहां से जाके देखते हैं वो दूर जाकर के मिल रही है, उस जगह पे जाओ तो लगता है वहां से भी जाके फिर उतने दूर और जाके मिल रही होती है, मिलती कहीं नहीं है। तो ये दोनों लाइट रे भी कहीं जाके नहीं मिलेंगी, तो वी विल अज्यूम कि दे विल मीट एट इन्फिनिटी। कहां पर मिलेंगे मानेंगे हम लोग इनको? इन्फिनिटी पे मानेंगे। ठीक है, तो इसके भी क्या लिख देते हैं? केसेस लिख देते हैं। तो भाई कैसी बनी बताओ, पोजीशन बताओ बेटा, कहां पर बनी इमेज? एट इन्फिनिटी। अच्छा, दूसरी कैसी बनी है? रियल बनी है कि वर्चुअल बनी है? रियल ही है। मिरर के आगे सारी रियल, मिरर के आगे सारी रियल। तो कैसी बनेगी? रियल एंड कैसी? इनवर्टेड। क्योंकि रियल इमेज कैसी होती है? हमेशा इनवर्टेड होती है। कैसी होती है जी? इनवर्टेड। क्लियर है बात? तीसरा कैसी बनी है? अगर ये यहां पर मिल गई होती फॉर एग्जाम्पल तो इतनी बड़ी बनती, अगर ये यहां पर जाके मिल गई होती तो इतनी बड़ी मिलती। तो ये कहां पर जाकर के मिल रही है? कहां पर जाके मिल रही है? इन्फिनिटी पे। तो कैसी बनेगी? हाईली इनलार्ज। कैसी बनेगी? हाईली इनलार्ज। ठीक है, अब आखिरी केस में आ गए हैं। आखिरी केस क्या बताओ, लास्ट वाला केस क्या है? कहां पर? सिक्स्थ जो केस है बेटा वो क्या है? बिटवीन एफ एंड पी। अरे है कि नहीं है? एक कांच का टुकड़ा ले लेते हैं, ग्लास कब्ड, इसका क्या कर देते हैं बेटा?
श्रृंगार कर देते हैं, ये लो जी कर दिया श्रृंगार। अब एक लाइन which will pass from the pole and its center of curvature, ठीक है, और ये इसके बीच में क्या हो जाएगा, एक फोकस हो गया। तो अब की बारी ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, कहां पर रखना है जी, पोल और फोकस के बीच में। फिर से वही दो लाइट रे डाल देते हैं, ये लाइट रे गई कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। एक लाइट रे कहां से डालें, अब क्या हम यहां से फोकस से लाइट रे डाल सकते नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं। कैसे जाएगी लाइट रे, ऐसे जाएगी, लेकिन अरे जाएगी कि नहीं जाएगी, जो फोकस से होकर जाने वाली लाइट रे होती है वो क्या हो जाती है, पैरेलल, पैरेलल हो जाती है कि नहीं हो जाती है, ये पैरेलल हो गई। अब ये दोनों लाइट रे आगे, अब इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर समझने में दिक्कत है तो आसान वाली बना देता हूं। ये कहां से चले गई, फोकस से। दूसरी लाइट रे को पोल पे इंसिडेंट करा दो, पोल पे इंसिडेंट कराएंगे तो सेम एंगल बनाते हुए निकलेगी। अरे निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए। तो ये सेम एंगल बनाते हुए निकल गई। अगर आप इन दोनों को देखो तो ये तो डाइवर्ज होती जा रही है भाई, फैलती जा रही है। क्या ये आगे जाके मिलेंगी, क्या इन्फिनिटी पे भी मिलेंगी, क्या और फैलते चले जाएंगे तो मिलेंगी कहां से। तो वी विल अज्यूम कि दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। हम क्या मानेंगे, ये डाइवर्ज कर रहे हैं कहां पर, पीछे से कहीं से। या फिर हम कह सकते हैं कि दे विल मीट एट, दे विल अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो फिर इसकी पोजीशन बताओ जी, कहां पर बनी, BEHIND, यही होती है स्पेलिंग, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब बताओ दूसरी रियल बनी कि वर्चुअल, वर्चुअल दिखाई दे रही ना, वर्चुअल कैसी बनी है, मिरर के पीछे बनने वाली सारी इमेजेस कैसी होती हैं, वर्चुअल होती हैं। तो कैसी बनी, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, हमेशा इरेक्ट होती है। दिखाई दे रही कि नहीं दे रही, इरेक्ट, देखो इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा मैग्नीफाइड, कैसी बनी है जी, या इनलार्ज्ड भी लिख सकते हो, या बिगर इन साइज भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी का शब्दों का इस्तेमाल करो वैसे लिख, मैग्नीफाइड। क्लियर हो गया मामला। तो 6 के 6 केसेस का रे डायग्राम बनाना आसान है कि मुश्किल है ना, आसान। तो किसी भी तरीके का कोई भी केस दे दूंगा, कहीं पर भी रखी हुई ऑब्जेक्ट दे दूंगा, बिकॉज these 6 cases include each and every possible point where we can put an object। कहीं पर भी हमें ऑब्जेक्ट रखनी है, 6 के 6 केसेस में सारे के सारे पॉसिबल केस इंक्लूडेड है। अरे ठीक बात है, तो ये सारे के सारे 6 केसेस बना लोगे भाई बच्चा, एक ही फ्रेम पे लाते हैं सबको। अब ये बोर्ड में मैंने वैसे बना दिया आपकी कन्वीनियंस के लिए, लेकिन आप खुद से इनको बनाओ, जहां पर नहीं आएगा समझ में फिर वहां पर बोर्ड में देखना, ठीक है ना। सीखोगे वही जो करोगे खुद।